नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे उद्योग जगत की। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी की है। इस रैंकिंग का उद्देश्य है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप पारितंत्र के लिए उन्हें प्रेरित करना। ये सभी राज्यों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उन्हें अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में भी मदद करेगा। आपको बता दें कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र वाला देश है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 36,000 से अधिक स्टार्टअप्स की पहचान की गई है। 29 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्टार्टअप नीति को लागू किया गया है। रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार योग्य क्षेत्र और 30 कार्य बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसके तहत संस्थागत समर्थन, सरल अनुपालन, इंक्यूबेशन समर्थन, बीज अनुदान सहायता आदि सम्मिलित है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को श्रेणी X और श्रेणी Y में विभाजित किया गया है। इस प्रक्रिया में कुल 22 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। प्रत्येक श्रेणी में उन्हें 5 शीर्षकों के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की गई है। आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप से नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवीन उत्पादों का सृजन करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही प्रक्रियाओं की रीडिजाइनिंग और री इंजीनियरिंग करने का सुझाव दिया है, ताकि विनियामक और वर्षों पुरानी प्रथाओं में सुधार किया जा सके। साथ ही जन केंद्रित विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा गया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना, एस्पायर योजना, स्टार्टअप्स के लिए फंड्स इत्यादि प्रयास किए हैं। अगली खबर स्मार्ट सिटीज से संबंधित है। हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CSCAF 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। दरअसल क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CSCAF वर्ष 2019 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया जलवायु प्रासंगिक मापदंडों पर अपनी तरह का प्रथम मूल्यांकन ढांचा है। इसका उद्देश्य शहरों में निवेश सहित योजनाओं को कार्यान्वित करने में उत्पन्न होने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों को एक स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है। ये शहरी नियोजन और विकास के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है। फ्रेमवर्क के तहत 5 श्रेणियों में 28 संकेतकों को शामिल किया गया है, जैसे ऊर्जा और हरित भवन, शहरी नियोजन, गतिशीलता एवं वायु गुणवत्ता, जल तथा अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत शहरों के लिए जलवायु केंद्र CSCAF के कार्यान्वयन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का सहयोग कर रहा है। आइए अब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के बारे में जानते हैं। ये फ्रेमवर्क बेहतर संकेतकों, शहरों और विषय विशेषज्ञों से फीडबैक पर आधारित है। इसे सरल समझ के लिए सरलीकृत किया गया है। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण और जीवन यापन सुगमता के साथ सामंजस्य का प्रावधान है। डेटा संग्रहण में सहायता करने के लिए मानक साक्ष्य टेम्पलेट्स और डेटा इनपुट टेम्पलेट्स का प्रावधान है। डेटा प्रविष्टि और रियल टाइम अपडेट के लिए डैशबोर्ड युक्त केंद्रीकृत पोर्टल जैसे आयाम भी शामिल हैं। आइए अब जानते हैं स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के बारे में। ये स्मार्ट सिटीज मिशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरों को त्वरित, अभिनव और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल और बेहतर गलियों का निर्माण करना है। इस चैलेंज के तहत प्रत्येक शहर को कम से कम एक फ्लैगशिप वॉकिंग प्रोजेक्ट का परीक्षण करने और पड़ोस के एक क्षेत्र को निवास योग्य बनाना आवश्यक होता है। इस चैलेंज के तहत पैदल यात्रियों की अधिक आवाजाही वाली गलियों को फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त स्थान माना जा सकता है। इस चैलेंज को समर्थन प्रदान करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत फिट इंडिया मिशन एवं इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ साझेदारी की जा रही है। अगली खबर भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है। भारत और चीन द्वारा हालिया सीमा विवाद के समाधान के लिए 5 सूत्री योजना पर सहमति प्रदान की गई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान अलग से बैठक की और ये स्वीकार किया कि मौजूदा गतिरोध दोनों पक्षों के हित में नहीं है। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर संघर्ष को टालने और तनाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्री योजना पर सहमत हुए हैं। इन 5 सूत्री बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है परस्पर सहमति
सहमति पर पालन करने के लिए। इसके तहत मतभेदों को विवाद न बनने देने सहित भारत चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों देशों के नेताओं की सहमति को आधार मानकर मार्गदर्शन स्वीकार करें। दूसरे बिंदु के तहत विमर्श करें और पीछे हटें, यानी टॉक एंड स्टेप बैक। इसके तहत सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए, संघर्ष को टालना चाहिए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए और आपसी तनाव को कम करना चाहिए। तीसरे बिंदु के तहत समझौतों का सम्मान करना चाहिए। चीन भारत सीमा मामलों पर सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल्स का पालन करे और ऐसी कार्रवाई से बचे जो विवाद को बढ़ा सकती है। चौथे बिंदु के तहत विशेष प्रतिनिधियों के माध्यम से संवाद तंत्र का उपयोग करें और सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बैठकें आयोजित करें। पांचवें बिंदु के तहत विश्वास निर्माण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। शांति और धैर्य बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए विश्वास निर्माण के लिए नए उपाय खोजने का त्वरित प्रयास करना चाहिए। अगली खबर वैक्सीन हेजिटेंसी के संबंध में लेंसेट की रिपोर्ट पर आधारित है। विख्यात पत्रिका जर्नल लेंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 और 2019 के बीच कई देशों में टीकों के संदर्भ में अनिश्चय की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। इसे वैक्सीन हेजिटेंसी कहा जाता है। टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद टीके को स्वीकार करने में विलंब या टीकाकरण को अस्वीकार करना ही वैक्सीन हेजिटेंसी को दर्शाता है। वैक्सीन हेजिटेंसी जटिल और संदर्भ विशिष्ट है, जो समय, स्थान और टीकों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। WHO ने वैक्सीन हेजिटेंसी को वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य के समक्ष शीर्ष 10 खतरों में से एक बताया था। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। मिथ्या सूचना और अनुचित वैज्ञानिक सूचना का संचार मुख्य कारक है, जिसके कारण टीके के प्रति व्यवहार प्रभावित हुआ है। वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से वे रोग पुनः प्रभावी हो सकते हैं जो अब समाप्त हो चुके हैं, जैसे कि वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खसरे के 1200 मामले सूचित हुए थे, जो वर्ष 1992 के बाद देश में सर्वाधिक थे। टीकों की प्रभावशीलता के मामले में भारत का स्थान सर्वोच्च रहा है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सक्रिय वैक्सीन सुरक्षा निगरानी में वैश्विक निवेश, सार्वजनिक धारणाओं की निरंतर निगरानी और तीव्र एवं लोचशील संचार रणनीतियों का विकास किया जाना चाहिए। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों से रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने और उनके अनुपालन का आह्वान किया है। अवैध खनन से राज्य को राजस्व की हानि होती है और इससे पर्यावरण का नुकसान भी होता है। मंत्रालय ने नदी तल से प्राकृतिक संसाधनों की क्षति को रोकने के लिए संधारणीय रेत खनन के अनुपालन की भी अपील की है। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 यानी MMDR एक्ट 1957 के तहत रेत एक सूक्ष्म खनिज है, इसलिए ये राज्य सरकार के नियमों के अधीन है। MMDR अधिनियम राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं संधारणीय रेत खनन क्यों आवश्यक है। नदी के संतुलन और उसके प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संधारणीय खनन आवश्यक है। इसके अलावा नदी के प्रवाह और जल परिवहन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। नदी दरारों पर रेत खनन को रोककर भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए संधारणीय रेत खनन आवश्यक है। संधारणीय रेत खनन के लिए अब तक किए गए प्रयास। रेत खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकारों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें रेत खनन रूपरेखा 2018 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशा निर्देश 2020 शामिल हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को जिला खनिज संस्थानों के तहत एकत्र की गई धनराशि की सहायता से लागू किया गया है। इसका उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास के लिए किया जाएगा। इसके अलावा खनन निगरानी प्रणाली निर्मित की गई है। रेत के विकल्पों का विकास किया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सेरो सर्वे के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसे शरीर में SARS-CoV-2 एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 21 राज्यों में 11 मई से 4 जून तक आयोजित किया गया था। आइए अब जानते हैं इस सर्वे के मुख्य निष्कर्ष। इस सर्वे के अनुसार 0.73% वयस्क कोरोना वायरस के प्रति सुभेद्य थे, यानी ये प्रतिशत 6.4 मिलियन लोगों की संख्या को दर्शाता है। सेरो पॉजिटिविटी यानी प्रत्येक परीक्षण के दौरान संक्रमित मामलों की संभावना 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक रही है, जबकि 60 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे कम यानी 17.2% रही है। एक सेरो सर्वेक्षण के तहत जिला स्तर पर नवीन कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए व्यक्तियों के समूह के रक्त सीरम का परीक्षण किया जाता है।
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के सहयोग से जारी किया जाता है। ये देशों की नीतियों और उनके संस्थानों का विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत ये उन देशों में उनके नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक निर्णयन की क्षमता का मापन करता है। ऐसे मापन विशिष्ट तौर पर विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, सरकार के आकार, संपत्ति के अधिकार, सरकारी व्यय और कराधान जैसे संकेतकों के पर्यवेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। इस सूचकांक में 162 देशों के बीच भारत का स्थान 105वां है, जबकि 2018 में ये 79वां रहा है। सूचकांक में शीर्ष पर हांगकांग है और इसके बाद सिंगापुर का स्थान आता है। दिवाला पेशेवर एजेंसियां यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, IPA। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI ने दिवाला पेशेवर एजेंसियों के शासी बोर्ड के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। IBBI एक सांविधिक निकाय है जिसे दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों, सूचना प्रतिष्ठानों आदि के संबंध में विनियामक निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज दिवाला पेशेवरों के आचरण और प्रदर्शन की निगरानी करती हैं। ये उन सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करती हैं जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। IPAs और IBBI को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत प्रस्तावित किया गया था। इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर 2020 यानी ETR 2020। ETR का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किया जाता है। ETR उन पारिस्थितिकीय खतरों का मापन करता है जिनका वर्तमान में देशों द्वारा सामना किया जा रहा है। साथ ही ये पारिस्थितिकीय खतरों के संबंध में वर्ष 2050 तक के अनुमान भी प्रदान करता है। इसके तहत उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहाँ इन खतरों का सामना करने के लिए पारिस्थितिकीय लोचशीलता के पर्याप्त रूप से सुदृढ़ होने की संभावना नहीं है। ETR ने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट्स के 3 समूहों की पहचान की है जिनके विलुप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहला है अफ्रीका की साहेल हॉर्न बेल्ट मारिटानिया से सोमालिया तक, दूसरी है दक्षिणी अफ्रीकी बेल्ट अंगोला से मेडागास्कर तक और तीसरी है मध्य पूर्व और मध्य एशियाई बेल्ट सीरिया से पाकिस्तान तक। जम्मू और कश्मीर द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली से जुड़ने वाला पहला संघ शासित प्रदेश बन गया है। ये प्रणाली प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत संचालित एक वेब आधारित शिकायत समाधान पोर्टल है। ये देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल है। इसे MSMEs ने पिछले साल विकसित किया था। हालांकि व्यवसाय योजना के अभाव, प्रौद्योगिकी साझेदार की अनुपलब्धता और धन की कमी के कारण इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।